थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 3 क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। उनमें से एक क्वांटिटी होती है आप लोगों की वर्क, दूसरी होती है हीट और एक होती है इंथैल्पी और चौथी होती है इंटरनल एनर्जी जो हम सो पढ़ते हैं, है ना। वर्क को मैंने डिटेल के कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि आप अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकालते हो, राइट। अच्छा, हीट को मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि क्यूपी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है और बाकी चीज़ें आप डिफाइन करते हो तो आपको पता होता है। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग यूजुअली सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत या फिर कुछ हद तक अलग अलग प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी वगैरह वगैरह, बट वो ऐसा कोई बड़ा सा डेरिवेशन नहीं होता कि तुम लोगों को उसमें कोई कठिनाई हो। अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया है हमारी लाइफ में, दैट इज एंथैल्पी। ये जो टर्म है एंथैल्पी, ऐसा नहीं है कि ये टर्म आप लोगों ने पहली बार सुना है। इससे पहले भी हम लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड की बातचीत की तब हम एंथैल्पी को पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी की वैल्यू, एंडोथर्मिक में कितना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर अभी हम लोग एंथैल्पी को शुरू करते हैं कि आखिर एंथैल्पी होती क्या है, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं तुमसे अभी ये कह रही हूँ कि मैंने हाँ देखो देखो वहाँ पे ये चीज़ तुमको बताई थी, तो उस वक्त मैंने तुमको सिर्फ वैल्यूज़ बताई थी कि एंडो के लिए पॉजिटिव, एक्सो के लिए चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव, बट ये नहीं बताया था कि एंथैल्पी होता क्या है। तो अभी एंथैल्पी क्या होता है ये वाला पार्ट हम लोग सीखेंगे। तो देखो, एंथैल्पी को अलग अलग तरीक़ों से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, बट मान लेते हैं किसी ने तुमसे पूछा कि नहीं भाई मुझे वन वर्ड में एंथैल्पी डिफ़ाइन करो क्या होती है, तो उसको बोलना कि एक काम कर, तू कोई भी एक सिस्टम कंसिडर कर ले। अब वो हो सकता है मेरे लिए सिस्टम मेरा कमरा हो सकता है किचन हो सकता है बालकनी हो सकता है टेरेस हो सकता है कि एक छोटी सी चेयर हो, कुछ भी हो सकता है मेरा सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम के क्यों हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। वो किसी भी सिस्टम को बोलो क्या करो, कंसीडर करो, कंसीडर ए सिस्टम। अब जिस भी सिस्टम को आप कंसीडर कर रहे हो उस सिस्टम के आसपास या फिर मैं कहूँ उस सिस्टम पे लगने वाला जो प्रेशर होता है ना, वो आपको कांस्टेंट मेंटेन रखना है, ठीक है। यानी कि हम लोग एक सिस्टम को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट, बोलो क्या, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। किस पे मेंटेन कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप ये चेक करो कि भाई तेरे अंदर, मतलब उसको पूछो, आस्क हिम, अब डेफिनेटली सिस्टम बोलेगा नहीं बट फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है, मैं क्या करूँ, ठीक है। आस्क हिम या हर कि उसके पास टोटल हीट कितनी है, उसके पास कितना टोटल हीट स्टोर्ड है। तो जो उसके पास टोटल हीट स्टोर्ड होगी ना, ठीक है, कितनी तो कुछ तो होगी ना टोटल हीट स्टोर्ड, तो एक्चुअली में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एंथैल्पी कहते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं क्लब कर दूं, कौन सी वाली, कि एक सिस्टम है हमारे पास, कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, और अगर कोई तुमसे ये पूछे कि उस कांस्टेंट प्रेशर पे उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास कितनी हीट एनर्जी, बोलो क्या है, स्टोर्ड है, तो उसी बेसिकली हीट कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो तुम ये समझो कि एंथैल्पी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीट, ठीक है। इट इज अ टोटल हीट, बेसिकली एंथैल्पी इज नथिंग बट बेसिकली इट इज ए टोटल हीट। ये एक प्रकार की क्या होती है, टोटल हीट होती है, किसके अंदर, एक सिस्टम के अंदर, और वो भी कैसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन करके रखा हुआ है, उस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर जो टोटल हीट होती है, उस टोटल हीट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। हमने इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है। तुम्हें इंटरनल एनर्जी के वक्त मैंने क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिविंग हो कि डेड हो, चाहे वो मूव कर रहा हो या मूव नहीं कर रहा हो, चाहे एक लिविंग थिंग हो कि एक नॉन लिविंग थिंग हो,
है ना, चाहे वो उड़ रहा हो या चाहे वो रेस्ट पे रखा हो, कि हमेशा उनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होती ही होती है। क्या कहते हैं उस एनर्जी को? इंटरनल एनर्जी। कहाँ से आती है वो इंटरनल एनर्जी? वो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, मैं वापस से पूरा रिपीट नहीं करूंगी, बस बता रही हूँ कि किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी हमेशा होती है। किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी हमेशा होती है। आप इंटरनल एनर्जी को जीरो नहीं कर सकते। तो चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या चाहे प्रेशर कांस्टेंट ना हो, इंटरनल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के पास रहेगी। यानी कि अगर मैं पूछूं कि टोटल हीट, ठीक है, जैसे मान लेते एक थैला है, उस पर्टिकुलर थैले में मैं अगर तुमसे ये पूछूं टोटल वेट कितना है, या फिर अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे बैग में टोटल वेट कितना है, तो तुम काउंट करोगे ना, इस किताब की वजह से ये वेट इतना, इस किताब की वजह से ये वेट इतना, कंपास बॉक्स की वजह से वेट इतना, लंच बॉक्स की वजह से वेट इतना। तो सिमिलरली अगर मैं ये कहूँगी कि टोटल हीट आपके पास कितनी है, तो आप यही देखोगे कि कितने लोगों की वजह से हीट है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हीट उस सिस्टम के अंदर है। तो एंथैल्पी के अंदर ये जो टोटल हीट वाला कंसेप्ट होता है ना, ये टोटल हीट एक्चुअली दो लोगों की वजह से होती है। ठीक है, दो लोगों की वजह से ये टोटल हीट क्रिएट होती है। एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो कि हर किसी के अंदर ये पाई जाती है, जिसका सिंबल मैंने बताया था कि U और E दोनों होता है, बट मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँगी? U, ठीक है। और दूसरा टोटल हीट किसकी वजह से होती है बताओ? दूसरी टोटल हीट होती है PV वर्क डन की वजह से। दूसरी हीट किसकी वजह से होती है? PV वर्क डन की वजह से, बराबर। तो ऐसे में क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंथैल्पी के अंदर, यानी एंथैल्पी यानी कि इसका सिंबल होता है H, ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U, वैसी एंथैल्पी का सिंबल होता है H। तो इनडायरेक्टली एंथैल्पी के अंदर जो टोटल हीट है, वो टोटल हीट किसकी वजह से है? इंटरनल एनर्जी की वजह से है, और साथ ही साथ में PV वाले वर्क डन की वजह से। तो ये होता है मेरे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला, U प्लस PV, ठीक है, U प्लस PV, ये होता है मेरा एंथैल्पी का फॉर्मूला, U प्लस PV, ठीक है, दिस इज माय फॉर्मूला। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो P होता है वो कैसा है? एब्सोल्यूट निकाला जा सकता है। जो V होता है वो एब्सोल्यूट निकाला जा सकता है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो एक बात याद रखना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू प्रेशर की कैलकुलेट कर सकते हो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू वॉल्यूम की कैलकुलेट कर सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी भी स्टेट पर आप उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं करते। हम उसके किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं? हम उसके चेंज को, यानी कि डेल्टा को, डिफरेंस को। तो सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी को जिस तरीके से हम काम करते हैं, सिमिलरली जो एंथैल्पी होती है, आप एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। आप क्या करते हो? आप वहाँ पे उसका क्या क्रिएट करते हो? चेंज। आप उसका क्या काउंट करते हो? चेंज। तो चेंज काउंट करने के लिए काम करो, इस इक्वेशन को DH के लिए लिख लो, मतलब इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू के लिए लिखो। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? ये DH हो जाएगा, ये DU हो जाएगा। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, PdV, और साथ में बोलो क्या आ जाएगा? V टाइम्स ऑफ DP। ये एक जनरल इक्वेशन है। किसके लिए जनरल इक्वेशन है? ये इंटरनल एनर्जी की और एंथैल्पी की और PV की एक जनरल इक्वेशन है, जनरल। अब पता है क्या होता है? इस जनरल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। चलो एक काम करते हैं, जनरल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तुम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो पढ़ा ही है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं इसी तरीके से स्मॉल वैल्यूज के लिए डिफाइन करूं, तो क्या मैं इसी तरीके से स्मॉल वैल्यूज के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कर सकती हूँ? क्या होता है बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हो जाता है dQ इज इक्वल्स टू कितना? आप लोगों का du प्लस कितना? P टाइम्स ऑफ dV। याद आ रहा है? कुछ इसी तरीके की कहानी होती है। हाँ, होती तो ऐसी है। अब ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2।
अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दोनों इक्वेशंस को जरा आप ध्यान से देखो, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो डी यू प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वी होता है, इसको हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डी यू प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वी इज आपका डी क्यू। तो देयरफॉर यहाँ से डी एच की वैल्यू का एक नया फॉर्मूला और पैदा हो गया डी क्यू के टर्म्स में। तो ये क्या होगा आपका डी क्यू प्लस बोलो कितना वी टाइम्स ऑफ डी पी। देखो, अगर तुम बोर्ड्स लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स को तैयारी कर रहे हो, बहुत ही आसान है, गिन के 4 ठोक फॉर्मूले होते हैं, उसी में आपका सिलेबस खत्म। बट अगर मान लेते हैं तुम मेंस के लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये जितने भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं ना, ये एक एक फॉर्मूला तुम्हारे को याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम फॉर्मूलों को डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो डेरिवेशन तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे। तो मेरी अप्रोच ऐसे पर्सनली क्या रहती है, फॉर्मूला मैं याद रखती हूँ, प्लस उसको डिराइव कैसे रखना मैं वो भी याद रखती हूँ। क्योंकि सीधा सीधा सवाल आपको जब पूछा जाता है मेंस या किसी भी पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करेंगे, नहीं तो मेंस के पेपर में थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में घूमते ही रह जाओगे। तो देखो, ये आप लोगों के पास एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया। बताओ किसका, आप लोगों के एंथैल्पी का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला कौन सा था, इक्वेशन नंबर 1 थी। ये तो खैर जनरल फॉर्मूला था, ये तो खैर कैसा था, जनरल फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में प्रेशर भी था, वॉल्यूम भी था, इंटरनल एनर्जी भी थी और एंथैल्पी भी थी। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 3, ये भी क्या है, आप लोगों का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आपका इंटरनल एनर्जी नहीं है। यहाँ पे कौन है, उसके बदले में हीट है। तो एंथैल्पी और हीट के बीच का फॉर्मूला, और ये जो ऊपर लिखवाई हूँ फॉर्मूला नंबर 1, ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का फॉर्मूला। तो ये 2 फॉर्मूलाज आ गए हमारी लाइफ में। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज आ गए। अब सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा कि एंथैल्पी हम कब कैलकुलेट करते हैं। एंथैल्पी को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करोगे, सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन करोगे। ये बात तो मानते हो ना, क्योंकि डेफिनेशन ही भैया उसकी उतनी है ना, डेफिनेशन ही उसकी वही है। तो याद रखना, फॉर कैलकुलेटिंग एच वी मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। हम लोगों को क्या मेंटेन करना पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर। एक बात बताओ, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो चेंज होगा प्रेशर में, है ना, वो क्या होगा बोलो, वो आप लोगों का क्या होगा, 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उससे जो चेंज क्रिएट होगा वो चेंज क्या होगा, 0। क्योंकि कोई चीज़ अगर वेरी ही नहीं कर रही है तो चेंज किस बात का। तुम्हें पहले भी 0 मार्क्स आने, पहले भी तुम्हें 100 में से 5 नंबर आते थे, अभी भी तुम्हें 100 में से 5 नंबर आ रहे हैं। तो कितने का चेंज हुआ तुम्हारे मार्क्स में, या फिर क्या इंप्रूवमेंट हुई या क्या डिग्रेडेशन हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही हो, है ना। तो अब सोचो, अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में डीपी बोलो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर डीपी को यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपका पुट करूँ, तो तुम्हें नहीं लगता, उस इक्वेशन में पुट करूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से आपका जो डी एच है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के बराबर जाएगा। और हमने प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट। तो जब भी आप हीट की बातचीत करते हो, और हीट की बातचीत करते वक्त अगर आप कभी प्रेशर कांस्टेंट रख दो या कभी आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो, तो वहाँ नीचे ऐसा लिखना पड़ता है पी। अगर ऐसा नीचे पी लिखा है, इसका मतलब एक स्टूडेंट समझ जाता है कि हाँ वहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया और तब उस हीट की कैलकुलेशंस की गई। अगर वहाँ वी लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया और फिर हीट की कैलकुलेशन की गई। तो तुम्हें नहीं लगता है यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है हम लोगों के पास, बोलो क्या निकल के आई है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज के लिए, अगर मान लेते हैं मैं इसके पास से डी हटा दूँ, ठीक है, इसके पास से अगर मैं डी हटा दूँ और इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखूँ, तो डेल्टा एच यहाँ से बेसिकली किसके बराबर आ गया, डेल्टा क्यू पी के बराबर आ गया। डेल्टा एच का मतलब बोलो क्या होता है, एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी चेंज, नॉट एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज होता है। और क्यूपी का मतलब क्या होता है, क्यूपी का मतलब होता है हीट होती है, वो भी कौन सी वाली हीट कंटेंट, वो भी कांस्टेंट प्रेशर वाली आपकी हीट कंटेंट। तुम्हें नहीं लगता यही तो हम लोगों की स्टार्टिंग में डिफाइन थी कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कभी भी किसी भी सिस्टम के पास जो भी हीट कंटेंट होता है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कि एंथैल्पी ये होती है, ये उस बात का प्रूफ है
कि हाँ सही में इंथैल्पी यही होती है, हाँ सही में इंथैल्पी हम लोगों की क्या होती है, ये होती है। क्लियर है? अच्छा, और जब भी हम हीट की बात करते हैं तो बेसिकली हम डेल्टा नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा। तो ये आप लोगों का क्या है, एंथैल्पी के बारे में कहानी है। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कोई तकलीफ होगी। तो ये मैंने डिफाइन को एक्सप्लेन किया। मैंने किसको एक्सप्लेन किया? डिफाइन को। चलो एक काम करते हैं, अब हम एक्सप्लेन करें किस चीज़ को? आप लोगों के उस फॉर्मूले को। तो अभी फॉर्मूला क्या था मेरे पास, बताओ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास DH इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, DQ, और उसके बाद क्या है आपका V टाइम्स ऑफ DP, राइट? यही है। अब अगर मान लेते हैं कोई भी प्रोसेस आप लोगों की एडियाबैटिक है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में तुम्हें ये नहीं लगता कि अपन तो यही बोलते हैं कि हीट आप लोगों की ज़ीरो रहेगी, हीट आपकी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, है ना? तो यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं लिख सकती हूँ DQ बराबर 0, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि DH इज इक्वल्स टू V टाइम्स ऑफ, बोलो क्या, DP। और एडियाबैटिक प्रोसेस के मैं लिए लिख सकती हूँ कि DH अपॉन में कितना, DP। अच्छा, इसमें कांस्टेंट क्या रखा गया है, हीट, तो कांस्टेंट Q इक्वल टू, बोलो कितना, V। यानी कि तुम्हें याद है कल मैंने जब मार्किंग करवाई थी एक एक प्रोसेस की, कि इस प्रोसेस में ये होता है याद रखना, इस प्रोसेस में वो होता है याद रखना। जैसे स्टूडेंट कैसे याद रखता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा T बराबर 0 होता है, राइट? इसमें इंटरनल एनर्जी आपकी 0 हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है ना? ये सब याद रखना है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए कब क्या क्या होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि नो हीट एक्सचेंज। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका DH अपॉन DP किस पे, कांस्टेंट हीट के लिए, बोलो क्या उसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होगी ये क्वांटिटी। यानी कि अगर कोई मुझको ग्राफ प्लॉट करने को कहे, किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना कहे, Y एक्सेस में मैं रखूंगी DH को और आपके X एक्सेस में रखूंगी DP को, तो ये ग्राफ बोलो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों ये स्ट्रेट लाइन आएगा? क्योंकि देखो ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये Y पर है, ये आपका X पर है, और ये इसके सामने M है। तो यानी कि ये Y इक्वल टू MX प्लस वाले फॉर्मेट का ग्राफ है, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो स्लोप होगी, यानी कि tan थीटा, यानी कि M, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि DH वर्सेस DP का जो ग्राफ बनता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को करता है। और ये पूरी कहानी हम कहाँ पे रखते हैं? आप लोगों के कांस्टेंट Q पे रखते हैं। ये पूरी बातचीत कहाँ पे होती है? कांस्टेंट Q पे होती है। तो एडियाबैटिक में हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी, उस इक्वेशन को हमने क्या करके देख लिया, एडियाबैटिक के लिए ट्रांसफॉर्म करके देख लिया उस इक्वेशन को। अच्छा देखो, एडियाबैटिक के साथ ना एक बहुत ही फेमस टर्म और चलता है साइड बाय साइड, वो होता है आइसोथर्मल वाला चेंज। आपको क्या लगता है आइसोथर्मल के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए? तो दुनिया में मुझे क्या, हर इंसान को ये बात पता है कि बेसिकली आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती हैं जिनमें टेम्परेचर बराबर, बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट। ये तो पूरी दुनिया को पता है। यानी कि डेल्टा T बराबर, बोलो क्या होता है, 0। बट मैम डेल्टा T बराबर 0 होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी ऊपर के तो किसी भी फॉर्मूले में देखो T फॉर टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो इनडायरेक्टली प्रोसेस आइसोथर्मल हो कि प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो, हमारे क्वेश्चन को थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि तो उसमें टेम्परेचर का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। टेम्परेचर का एक्सप्रेशन वहाँ पे मैं मानती हूँ नहीं है, बट क्या कोई ऐसी क्वांटिटी वहाँ पे नहीं है जो टेम्परेचर पे शायद बेस्ड हो, जो टेम्परेचर पे जिसके आइसोथर्मल होने से उसको फ़र्क पड़ता हो? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वहाँ पर। आप लोगों की कौन, इंटरनल एनर्जी, ये जो इंटरनल एनर्जी नामक प्राणी है ना, U, ये भी। अच्छा पहले तो एक और मैं पूरी बात बता दूँ, हम सारी बातचीत किसके लिए कर रहे हैं? हम सारी बातचीत आइडियल गैसेस के लिए कर रहे हैं, रियल गैसेस के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो जो आइडियल गैस होती है, लास्ट क्लास में जब तुम इंटरनल एनर्जी मैंने समझाई थी तो बताया था कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का फंक्शन होती है। मतलब बेसिकली
किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो उस पर डिपेंड करने वाली इंटरनल एनर्जी, उसका चेंज भी बोलो क्या हो जाएगा? आप लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी बराबर 0 होता है, ये बराबर सबको दिख रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि कुछ इक्वेशन में मैडम चेंज करें क्या। तो याद रखना है कि आइसोथर्मल में सिर्फ डेल्टा टी बराबर 0 नहीं, डेल्टा यू बराबर भी 0 होता है। तो अगर डेल्टा यू 0 हो गया यानी कि डी यू 0 हो गया, तो मैं नहीं लगता कि अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करूं तो डी यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करूं तो डी यू की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। डी यू की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि इंटरनल एनर्जी आप लोगों की कैसी है? कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी आपकी कैसी है? कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है, और उसका चेंज देयरफॉर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी यू की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ऐसे केस में जो आप लोगों का डी एच होगा, ठीक है, ऐसे में आपका जो डी एच है इक्वल टू जो हम डी यू लिखते हैं, वो डी यू तो बोलो कितना हो गया? 0 हो गया। फिर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? पी टाइम्स ऑफ डी वी प्लस वी टाइम्स ऑफ डी पी, सिर्फ इतना बचेगा, राइट। सिर्फ इतना क्वांटिटी आपके पास बचेगी। किसके लिए? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डी एच होता है वो डी एच क्या होता है? बेसिकली आपका पी डी वी प्लस बोलो कितना? वी डी पी। ठीक है, कितना होता है? पी डी वी प्लस बोलो कितना? वी डी पी। ये कहानी है किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक भी हो सकती है, जैसे मैंने एडियाबैटिक के लिए डी एच निकाला, मैंने आइसोथर्मल के लिए निकाला, क्या आइसोकोरिक के लिए निकाला जा सकता है? हर प्रोसेस के लिए हर वैल्यू निकालनी है और हर वैल्यू को याद करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो आइसोकोरिक के लिए भी निकाला जा सकता है। आइसोकोरिक मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी बोलो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मानते हो? डीवी बोलो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मेरा डीवी 0 हो गया, ठीक है, अगर मेरा डीवी 0 हो गया तो ऐसे केस में तुम्हें नहीं लगता कि वहां पे ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा डीएच का एक्सप्रेशन, उस डीएच के एक्सप्रेशन में मैं लिख सकती हूँ डीवी की वैल्यू 0? हाँ, तो वो कितना हो जाएगा? डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस वी टाइम्स ऑफ बोलो कितना आएगा? डी पी। ये में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस इसको मैंने बता दिया कि हर प्रोसेस के लिए निकाला जा सकता है। इट डजंट मीन्स कि जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए आप उसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइसोकोरिक प्रोसेस से मुझे याद आया, जिस दिन मैंने तुम लोगों को इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी, काइंडली इंटरनल एनर्जी के नोट्स वाला टॉपिक आप देखिए, तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली क्यू क्या होता है आप लोगों का? क्यू आप लोगों का क्या होता है? क्यू होता है आप लोगों का डेल्टा यू, ठीक है, प्लस क्या होता है? पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जाऊं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी बराबर बोलो क्या हो जाता है? 0। तो वहां से वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए क्यू को क्यू ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? क्यू वी इक्वल टू बोलो क्या है? डेल्टा यू। ये हमने उस दिन पुराने क्लास में पढ़ा था, चलो अभी भी पढ़ लिया। यानी कि जब भी आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो और किसी भी सिस्टम से हीट निकालते हो या उसको हीट देते हो, तो वो हीट निकालना या हीट देना डायरेक्टली किस में चेंज क्रिएट करता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज क्रिएट करता है। बट अगर मान लेते हैं आपने यही कांस्टेंट प्रेशर पे किया होता, तो कांस्टेंट प्रेशर पे यही क्यूपी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच के। अभी अभी हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में इस बात को प्रूफ किया। तो ये एक्चुअली आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हीट सप्लाइड आपका क्या कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होती है? चेंज इन एंथैल्पी। तो कौन सी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी और कौन सी हीट आपके एंथैल्पी में चेंज लाएगी, ये तुमको बेसिकली क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, ये तुम लोगों को बेसिकली याद रखना है। डन यहाँ तक? चलो बढ़िया है। अब थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। ये देखो, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। थ्योरी खत्म हो चुकी है एंथैल्पी की, बस उतनी सी थ्योरी, अब बस डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। चलो नेक्स्ट एक और डेरिवेशन में आ जाते हैं। जैसे कि H इक्वल्स टू तुम जानते हो क्या होता है? U प्लस पी वी। क्या
अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम नहीं पता हो, और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, आइडियल गैसेस की, तो जैसे पूरी दुनिया जानती है कि आइडियल गैसेस के केस में पीवी इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाता है, एनआरटी हो जाता है। तो ऐसे में मैं एच को यू प्लस एनआरटी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मान के चलो, ठीक है, अब मैं एच को क्या लिख सकती हूँ, एनआरटी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक बात देख कर बताओ कि अगर ये यू नहीं होता तो एन एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, और टी एक वेरिएबल है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, बट यू तो है ना। अच्छा, यू तो है, और अभी अभी मैंने तुम्हें ऊपर क्या बताया कि यू बेसिकली फंक्शन होता है किस चीज का, टेम्परेचर का। यानी कि यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आइडियल गैसेस के केस में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और जो एनआरटी है वो भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी फंक्शन है टेम्परेचर का। तो एच जिन दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यू के कॉम्बिनेशन से और पीवी के कॉम्बिनेशन से या फिर एनआरटी के कॉम्बिनेशन से, वो दोनों खुद सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो उसकी वजह से उनका जो एच क्रिएट होगा, एच भी कैसा फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। किसके केस में, आइडियल गैस के केस में। मतलब एक आइडियल गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए, यानी कि अगर किसी भी आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया जाए, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि एच जो है वो फंक्शन है किसका, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। और अगर आप टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दोगे तो डेल्टा एच बराबर बोलो क्या होगा, जीरो। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो ये जो पर्टिकुलर आइसोथर्मल प्रोसेस की मैंने तुम्हें हेडिंग लिखवाई थी, यहाँ से मैं क्या आगे कंटिन्यू करके लिख सकती हूँ इस तरीके से कि भैया जो एच है वो मेरा फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, और तुम बात कर रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर की, यानी कि डेल्टा टी जीरो। तो जैसे डेल्टा टी के जीरो होने की वजह से इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो गया था, तो वैसे ही डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू भी जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है, और डेल्टा टी तो खैर जीरो होता ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना। आइडियल गैसेस के केस में यू और एच दोनों के दोनों किसका फंक्शन होते हैं, आप लोगों के टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। सिर्फ किसका फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर का। किसका फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं। बट अगर मैडम आइडियल गैस नहीं हुई, अगर मान लेते हैं वहां पे आप लोगों की रियल गैस हुई, ठीक है, आइडियल नहीं हुई, आइडियल के बदले रियल हुई, तो जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करती थी, तो सिमिलरली यहाँ पे मेरी जो इंटरनल एनर्जी है के बदले जो मेरा एच है, ये भी बेसिकली फिर किस पर डिपेंड करने लगेगा, तीनों क्वांटिटीज पर डिपेंड करने लगेगा। वो प्रेशर का भी फंक्शन होगा, वॉल्यूम का भी फंक्शन होगा, और टेम्परेचर का भी फंक्शन होगा। ठीक है, किसका होगा, टेम्परेचर का भी। अगर मैं इसमें से कहूं कि H फंक्शन है किसका, प्रेशर वॉल्यूम का, क्या ये कहना रियल गैसेस के लिए गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या मैं कहूंगी H फंक्शन है किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी है। क्या वो फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का? तो बिल्कुल वो प्रेशर और टेम्परेचर का भी फंक्शन होगा, है ना। अच्छा, अब एक काम करो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करो। कैसे? जब तुम लोगों को पढ़ाए थे स्टेट फंक्शन, तो उस वक्त मैंने कहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन किया करो। बोलो क्या हो जाएगा ये, डी एच इज इक्वल्स टू, फिर बताओ डेल एच अपॉन में डेल पी, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी टी, प्लस कितना आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर डॉट बोलो कितना, डी पी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? वैसे तुम बाकी दो को भी लिख सकते हो, वैसे तुम बाकी दो को भी लिख सकते हो। अब सुनो ध्यान से, क्या कहानी सुननी है कि अभी अभी तुमको ऊपर के ऊपर कुछ प्रवचन मिले थे। क्या प्रवचन मिले हमको ऊपर के ऊपर? हमने एक प्रवचन पढ़ा था कई गुजरे जमाने पहले, वो प्रवचन अभी सुन लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो पढ़ो क्या लिखवाए थे ऊपर कि चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होती है, हीट के बराबर होती है ना। किसके बराबर होती है, हीट के बराबर होती है। किसके बराबर, हीट के। तो क्या इसी एक्सप्रेशन को मैं मॉडिफाई करके ये नहीं लिख सकती, डी एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन में डेल पी कांस्टेंट
टेम्परेचर नहीं सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी को पूरा का पूरा हटाकर मैं वहाँ पे क्यूपी लिख सकती हूँ, बिल्कुल क्यूपी लिख सकते हो, बट क्यूपी ना लिखते हुए हम उसको सीपी लिखते हैं, हीट कंटेंट। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। खत्म। एक मिनट को मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया है, 2 मिनट चेक करने दो। यहाँ पे पी आएगा, 1 मिनट, और यहाँ डी टी आएगा। अरे यार, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो। तो ये एक और आ गया आप लोगों के पास फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला किसके लिए? रियल गैसेस के लिए है। ये फॉर्मूला किसके लिए? रियल गैसेस के लिए। बट याद रखना, हम लोग बातचीत हमेशा किसके लिए करेंगे? आइडियल गैसेस के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग बातचीत किसके लिए करेंगे? आइडियल गैसेस के लिए। और अगर बातचीत आइडियल गैसेस के लिए हुई, अगर बातचीत आइडियल गैसेस के लिए हुई तो यही फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। कैसे? अब मैंने क्या बताया, आइडियल गैस के केस में आपका जो H होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है? आपके प्रेशर से। मतलब उसको प्रेशर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर उसको प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बोलो किसके बराबर हो जाना है? ये 0 के बराबर हो जाना है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज ही क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसे केस में अब अगर मैं बात करूं आइडियल गैस के लिए, तो यही सेम फॉर्मूला सीपी के टर्म्स में आइडियल गैस के लिए बोलो क्या बन जाएगा? DH इज इक्वल्स टू CP डॉट dt। और अगर ये फॉर्मूला मैं n मोल्स के लिए लिखूं, ठीक है, कितने के लिए लिखूं? n मोल्स के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? DH इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ CP, ठीक है, डॉट dt। ये फॉर्मूला n मोल्स के लिए बन जाएगा। सोचो, आइडियल गैस के लिए एक और फॉर्मूला आ गया। अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ो। पहला फॉर्मूला हमारे लाइफ में क्या आया था? DH इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? DH इक्वल टू DQ प्लस VdP। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? अलग अलग प्रोसेसेस के लिए आया। जैसे ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए आया, कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H बराबर किसके है? QP के बराबर है। फिर हमने आइसोथर्मल के लिए निकाला, तो आइसोथर्मल के लिए तो देखो डेल्टा H 0 हो जाता है। आइसोकोरिक के लिए कोई उतना पूछेगा नहीं, बट पूछे तो बस DV को 0 पुट करके निकाल लेना। एडियाबेटिक के लिए निकाला तो DH इक्वल टू V टाइम्स ऑफ DP होता है। तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? इतने सारे। फिर हमने यही सेम फॉर्मूला किसके टर्म्स में निकालने की कोशिश की? आप लोगों के CP के टर्म्स में निकालने की कोशिश की। तो CP के टर्म्स में हमारे पास DH का फॉर्मूला कितना आ गया है? n टाइम्स ऑफ CP डॉट dt। कितना आ गया है? n टाइम्स ऑफ CP डॉट dt। ठीक है, कितना आ गया? n टाइम्स ऑफ CP डॉट dt। और अगर ये तो छोटा सा है, ये तो इनफाइनाइट, DH मतलब इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल चेंज। और अगर यही सेम चीज मुझे लार्जर स्केल पे निकालनी हो, बहुत सारी स्टेप्स के लिए निकालनी हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालनी हो कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है ना, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, तो मुझे इसी फॉर्मूले को बोलो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो एक स्टेप के लिए, ये कितने के लिए? ये एक स्टेप के लिए है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। और अगर ऐसी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं तो हर स्टेप के लिए कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में DH आएगा, और सारा टोटल DH अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। अच्छा, मैं बता दूं, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। जो तो मैंने तुम्हें स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ाया था, तब बताया था एक वर्ड सहवाग। तो सहवाग में जो H आता था वो यही एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन है, तो आप लिमिट्स पुट कर सकते हो। लेट्स से इनिशियल एंथैल्पी की वैल्यू और फाइनल एंथैल्पी की वैल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका? n का, CP का और dt का। अब देखो, n यानी कि मोल्स, जो कि एक कांस्टेंट है। CP यानी कि हीट, उसका जो भी है वो भी एक कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है यार, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन से किसका होगा? dt का होगा। यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, यही होंगी इसके लिमिट्स। तो अगर कोई मुझे पूछे कि मैडम dx का इंटीग्रेशन बोलिए कितना होता है, तो मैं कहूंगी dx का इंटीग्रेशन होता है x। कोई मुझसे ये पूछेगा कि dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं कहूंगी y। तो सिमिलरली अगर कोई पूछेगा dp का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं कहूंगी p। तो अगर कोई पूछेगा dh का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगी h। और वैल्यूज आपको फिर लिमिट्स आपको पुट करनी है, h की फाइनल वैल्यू और h की इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली n और CP को तो इंटीग्रेट आप खैर करेंगे नहीं, वैसे का वैसी। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t,
और लिमिट्स करेंगे पुट इनिशियल वैल्यू टेम्परेचर की और फाइनल वैल्यू टेम्परेचर की। अब देखो वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स पुट करते आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एच फाइनल माइनस में कितना एच इनिशियल, ये कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ Cp ब्रैकेट में T फाइनल माइनस T इनिशियल। ऐसे ही पुट करते हैं ना लिमिट्स, दोनों की एक एक करके वैल्यूज डाल देते हैं और फिर माइनस का साइन डाल देते हैं। अब कभी भी दुनिया में अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो किसी भी क्वांटिटी का तो उसको कहते हैं चेंज, और चेंज का सिंबल होता है डेल्टा एच। वैसे ही NCP वैसे का वैसे ही, परंतु T में भी आप यही हरकत कर रहे हो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा T, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Cp डेल्टा T। मैम ये फॉर्मूला तो ऊपर भी आ गया था ना, देखो ना, तो भाई आया था बट वो वन स्टेप के लिए आया था, हम लोग ओवरऑल पूरी स्टेप के लिए बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 3। किसके केस के लिए, आप लोगों के, कौन से वाले केस के लिए, आप लोगों के क्या नाम था इसका, यह क्या था मैं तो भूल गई, कौन सा चल रहा था हम लोगों का, हाँ इंडिपेंडेंट रियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये कहानी थी। तो ऐसे करते करते तुम्हारी लाइफ में और भी फॉर्मूलेज आएंगे, फॉर्मूलेज को भूलना नहीं है, एक एक करके अपने दिमाग में स्टोर करते जाना है, थोड़ा 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 थोड़ा। चलो बढ़िया, एक और चीज करते हैं, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ तुमको, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रोसेस आइजोथर्मल है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। वो पर्टिकुलर प्रोसेस आइडियल गैस के लिए आइजोथर्मल है, मतलब एक आइडियल गैस है और आइडियल गैस के लिए वो पर्टिकुलर प्रोसेस आइजोथर्मल है। तो बताओ कौन कौन सी वैल्यूज जीरो होंगी। तो क्योंकि प्रोसेस आइजोथर्मल है इसीलिए सबसे पहले डेल्टा टी बराबर तो जीरो होगा। अगर डेल्टा टी बराबर जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। और अभी अभी मैंने तुमको ये बताया कि जब आपकी प्रोसेस आइडियल गैस के लिए आइजोथर्मल हो तो डेल्टा एच भी बोलो कितना हो जाता है, जीरो। ये दोनों क्यों जीरो होते हैं, इनका रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों का इंटरनल एनर्जी एंड आप लोगों का एच, ये दोनों के दोनों फंक्शन किसके होते हैं, आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर। तो मैडम यहाँ पे आइडियल गैस का क्या काम था, आइडियल गैस का यहाँ पे ये काम था भाई कि वो तुमको बता रही है कि यू और एच सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शंस है, टेम्परेचर के फंक्शन है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर वहाँ आइडियल की जगह रियल लिखा होता तो आपका डेल्टा एच फिर जीरो ना होता, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ये इस चीज़ का क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक हमने बताओ कितने फॉर्मूलेस पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी प्लस वी टाइम्स ऑफ डेल्टा पी। ये जनरल है, हाँ ये जनरल फॉर्मूला है। और अगर मैं इसी को किस पे कर दूं, आप लोगों के कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूं, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग हीट कंटेंट यानी कि एंथैल्पी कब निकालते हैं, जब प्रेशर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा प्लस पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। और यही फॉर्मूला मार्केट में चलता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, खूब, ठीक है, वो खूब। तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट प्रेशर अलग से मेंशन करके अगर ना भी दिया हो तो अपनी भेजे का इस्तेमाल करिएगा और मान के चलेगा एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर ही ली गई होगी। और फिर फॉर्मूला नंबर 3 और कौन सा है हमारी लाइफ में, बस अब भी हमने ऊपर पढ़ा, डेल्टा एच इक्वल्स टू बोलो क्या, आप लोगों का क्यू पी और प्लस बोलो कितना, एक मिनट, हाँ क्यू पी, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये इसके बराबर आ जाता है। अच्छा फॉर्मूला नंबर 4 और कौन सा पढ़ लिया, और कौन सा पढ़े, अब भी ऊपर इंटीग्रेट करके निकाला, डेल्टा एच इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ सी पी डेल्टा टी। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर के टर्म्स में ले आए और सीपी के टर्म्स में ले आए। 4 फॉर्मूले हमने डेल्टा एच के पढ़ डाले। कितने फॉर्मूले, 4। कितने फॉर्मूले, 4। अच्छा बल्कि एक और फॉर्मूला है, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, अच्छा ये तो है, ये लिख तो दिया मैंने, खैर ये देखो ये लिख दिया है ना। अच्छा इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि डेल्टा एच इक्वल्स टू, इन दोनों को हटाकर इसके जगह क्या लिख दूं मैं, क्यूपी। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू बताए थे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो देखो 4 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हम लोग डिराइव करेंगे, बोलो कौन सा फॉर्मूला, 5वां फॉर्मूला। ये 5वां फॉर्मूला अगर तुम बोर्ड एग्जाम्स दोगे तो अति 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 आवश्यक है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है,
इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, मतलब बेसिकली मेरे को अभी ये डिराइव करना है, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या डिराइव करेंगे हम लोग, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हम डिराइव करेंगे। जहां पे अगर कोई तुमसे पूछे कि डेल्टा एन जी का क्या मतलब होता है, तो डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैसियस मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, माइनस गैसियस मोल्स किसके, आप लोगों के रिएक्टेंट के। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। कैसे आएगा ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन कैसा है बताओ, करके दिखाओ। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जो आपका पी डेल्टा वी है, बस वही सारा काम कर देगा आपका। ठीक है, वही आपका सारा काम कर देगा। कैसे करेंगे इस चीज़ को हम डिराइव, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले तक जाने के लिए हमको डेल्टा वाली इक्वेशन को यूज़ नहीं करना है, हमें बिना डेल्टा वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। देखो फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, उसमें अपना ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलाते हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग अपना खोपड़ी नहीं चलाते हैं ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत ही आवश्यक होता है। कैसा है बताओ फॉर्मूला आप लोगों का, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस बोलो क्या, पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू बोलो क्या होता है, एनआरटी होता है, मानते हो। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, करो जरा, इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर इक्वल टू, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि एन और आर कांस्टेंट है, तो एन आर डी टी, इतना मानते हो। अब जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग एंथैल्पी को कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगी तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम लोगों का डीपी महाशय है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। और डीपी जीरो हो गया तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी। अब ये तो डी के टर्म्स में निकला है ना, डी वी डी टी इसके टर्म्स में निकला है, यानी कि एक स्टेप के लिए निकला है। अगर मैं इनफाइनाइट स्टेप्स के लिए यही सेम फॉर्मूला डिराइव करूं तो यही क्या बन जाएगा, पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यानी कि आप पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, एन आर टाइम्स ऑफ डेल्टा वी लिख सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जब तुम यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ गया डिराइव कर, हम लोगों ने कर लिया कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस बोलो कितना, आप लोगों का टाइम्स ऑफ आर डेल्टा टी। ये देखो एक फॉर्मूला, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला नंबर 5। अच्छा रुको, फॉर्मूला नंबर 5 तो मैं कुछ और डिराइव करने गई थी, बट डिराइव तो कुछ और कर दिया, क्योंकि मैम आपने जो फॉर्मूला डिराइव करने की बात की थी उसमें तो टी के सामने डेल्टा था, यहाँ तो एन के सामने डेल्टा आ गया है। फिर तो देखो इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो आप एन को कांस्टेंट तो नहीं रख सकते, हाँ, लेकिन ऑब्वियस है कि केमिकल रिएक्शंस में फिर आपके जो मोल्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे, ये मानते हो। और रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मान के चलते हैं, यानी कि एक आइसोथर्मल केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो आइसोथर्मल केमिकल रिएक्शन के केस में अगर कोई मुझे कहेगा कि अब आप एक काम करो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को डिफ्रेंशिएट करो, तो राइट साइड तो वही हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। अब एन तो डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि एन कांस्टेंट अब नहीं है, तो डी एन आर टी कांस्टेंट है, तो वैसे का वैसी कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी डी वी इक्वल्स टू आर टी डी एन। अब ये तो एक स्टेप के लिए, डेल्टा के टर्म्स में क्या आ जाएगा, पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू आर टी डेल्टा एन, और नीचे लिख देंगे जी, यानी कि मेरे को सिर्फ गैस के मोल्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, मुझे क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस के मोल्स कंसिडर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस के। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आप लोगों का डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा एन जी आर टी बराबर, और अगर कांस्टेंट आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर नहीं है तो एन जी आर टी। और मान लेते हो कि कोई एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ना तो आपके मोल्स कांस्टेंट है ना तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर डेल्टा टी, ये मत कर देना भाई, क्योंकि अगर ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो ऐसा केस नहीं करना है हम लोगों को, बस इतना अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलेज हो गए। पहला क्या हुआ, डेल्टा एच इक्वल्स टू बोलो कितना, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। इसको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में के अकॉर्डिंग क्यूपी में कन्वर्ट कर लिया। उसके अलावा फॉर्मूला नंबर 2 क्या क्रिएट हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बट कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी। फॉर्मूला नंबर 4 डेल्टा एच इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ सीपी डॉट डेल्टा टी, है ना। अच्छा, उसके बाद डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, फॉर्मूला नंबर 5। और फॉर्मूला नंबर 6 जो ये मैंने डिराइव कर डाला, पी डेल्टा कहाँ गया फॉर्मूला नंबर 6, ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, बराबर ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एनजी यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गैसेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होती है ये कहानी। तो इतने सारे फॉर्मूलेस थे एंथैल्पी के बारे में, आपको पेपर में ये सारे फॉर्मूलेस पता है डिराइव करने के लिए आते हैं। उसमें से ये वाला फॉर्मूला तो भैया सबसे ज़्यादा बोर्ड्स के एग्जाम्स में डिराइव करने के लिए स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है। उसका तो फेवरेट टॉपिक ही होता है इस फॉर्मूले को डिराइव करवाना और आप लोगों को परेशान करना और पूछना। अब मैं थोड़ा सा डेल्टा एनजी के बारे में बातचीत कर लूँ। मान लेते हैं एक रिएक्शन है, वैसे तुमने डेल्टा एनजी के बारे में बातचीत की है जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मतलब तुम्हें डेल्टा एनजी निकालना आता है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले से बात करते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई रिएक्शन है, कोई भी रैंडम रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ गैस वालों को ही लेना है, 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैस। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा यहाँ पे आप डेल्टा एनजी बताओ कितना आया है, यहाँ पे आप डेल्टा एनजी बोलो कितना आया है, तो डेल्टा एनजी पे निकालेंगे हम कैसे, आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो गैस वाले लोग हैं, कौन है प्रोडक्ट साइड में गैस वाला लोग, अमोनिया, उसकी स्टोक्योमेट्री देखो कितनी है, 2s की स्टोक्योमेट्री माइनस जो रिएक्टेंट है वहां पे जितने भी गैस वाले हैं उनकी स्टोक्योमेट्री देखो। तो रिएक्टेंट में क्योंकि गैस वाले 2 हैं तो दोनों की स्टोक्योमेट्री देखेंगे, प्रोडक्ट में 1 था तो प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री देखी, कितनी हो जाएगी 1 + 3। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 2 - 4 = -2, यानी कि डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको क्या दिया हुआ है, एक स्टोक्योमेट्री वगैरह चीज दी हुई है कि इस तरीके से उसका क्या कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एनजी। ठीक है, उसका क्या कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एनजी। अच्छा, अब इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, डेल्टा एनजी वाले एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख के किसी और को समझा सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को लिखने के, है ना। तो आप इस चीज़ को कैसे समझा सकते हो, देखो अब मेरे पास एक्सप्रेशन है, कहाँ गया, ये मेरा एक्सप्रेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इमेजिन करिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई 0, कितना अच्छा है। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पता है, केमिकल रिएक्शंस दी होती हैं और आपको पूछा जाता है कि बताइए इनमें से किस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होगा, और देता नहीं है कुछ वैल्यू फैल्यू, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम कैसे निकालें, हमको तो पता ही नहीं है, हम कैसे निकालें। तो ऐसे केस में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि डेल्टा एनजी किसके लिए 0 आ रहा है, जिसके लिए डेल्टा एनजी 0 आ रहा है वहां पे वो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। नेक्स्ट बातचीत में आते हैं। नेक्स्ट बातचीत क्या है कि अगर इमेजिन करिए डेल्टा एनजी 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। अब डेल्टा एनजी अगर 0 नहीं होगा तो 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस आपका क्या हो सकता है कि डेल्टा एनजी या तो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि डेल्टा एनजी <0 है यानी कि निगेटिव। अगर ग्रेटर देन मैं 0 की बात करूं, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी,
इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सोचो, टेम्परेचर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, आर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल्टा एन जी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी और डेल्टा यू भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव। तो आपस में सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड, और ऐड होकर जो आंसर आएगा वो डेल्टा एच का आंसर आएगा। यानी कि डेल्टा एच क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, आप लोगों के डेल्टा यू के कंपेयर में। और अगर किसी को ये बातचीत समझ में आई है तो डेफिनेटली उसको ये भी समझ में आया होगा कि वो फिर यू से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एन जी निगेटिव हुआ तो कुछ अपन माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करने से डेल्टा एच की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक और कहानी हो गई। अच्छा, तो इतने फॉर्मूले कितने हो गए, 6 हो गए आई थिंक। अच्छा, और भी कोई फॉर्मूला है क्या? एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 7। अरे यार अभी भी एक और देखो क्या है ये फॉर्मूला, इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख कर दिया है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू बोलो क्या, QP लिखवाया है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू बोलो क्या, QV। अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला नंबर 2 है, मानो जो मैंने ऊपर लिखवाया था फॉर्मूला नंबर 2। क्या था बोलो फॉर्मूला नंबर 2, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P टाइम्स ऑफ डेल्टा V। इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा एच की जगह QP लिख दिया जाए, डेल्टा यू की जगह QV लिख दिया जाए और P डेल्टा V वैसे का वैसे, लो बन गया फॉर्मूला नंबर 7। एक और फॉर्मूला लिखवाया है अभी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। इस फॉर्मूले में डेल्टा एच की जगह क्या लिख दिया जाए, QP, डेल्टा यू की जगह क्या लिख दिया जाए, QV, और ये लिख दिया जाए वैसे का वैसी। लो ये बन गया एक फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूलेस अनेक नहीं हैं, फॉर्मूले एक ही हैं, उसको बस हम लोग क्या करते जा रहे हैं, मॉडिफाई 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 मॉडिफाई। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना फॉर्मूला है, बल्कि उतना फॉर्मूला वो है नहीं। ठीक है, अच्छा बस आखिरी के कुछ पॉइंट्स सुन लो, फिर अपन इसके बाद ओवर करते हैं। कि जो एंथैल्पी होती है, यानी कि जो आप लोगों का H होता है, ये H बेसिकली एक कैसा फंक्शन है, H बेसिकली आप लोगों का एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा है फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। अब तुम याद करो जिस दिन मैंने तुम लोगों को स्टेट फंक्शन का टॉपिक पढ़ाया था, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, उस दिन कुछ प्रवचन दिए थे छोटे मोटे डिफरेंशिएशन को लेकर कि अगर कोई क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होती है तो उस क्वांटिटी का जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है, मतलब बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ साइक्लिक इंटीग्रेशन जो होता है, वो साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे DH साइक्लिक इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। यानी कि मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कल को कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H बराबर बोलो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कहानी हमने कब पढ़ी थी, जब स्टेट फंक्शन और क्या कहते हैं पाथ फंक्शन वाली बातचीत हम लोग कर रहे थे। डन। अच्छा, इसके अलावा एक बात ये हमेशा याद रखना, आइडियल गैस के लिए आपका जो H होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी कि तुम क्या करोगे, वैल्यूज मतलब प्रेशर की चेंज करो कि आप वॉल्यूम की चेंज करो, आइडियल गैस के केस में उससे इंथैल्पी पे, चेंज इन इंथैल्पी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी जो इंथैल्पी होती है ये एक कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, बस खत्म कहानी। और बाकी अब यहाँ पे इंथैल्पी खत्म होती है। ज़्यादा अपने छोटे से दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि अरे इतना सारा है हम तो कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। बोर्ड्स के पेपर में ये चीज़ कैसी आने वाली है, 1 मार्क्स एंथैल्पी की डेफिनेशन के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, वो भी किस टॉपिक से आएगा वो भी मैं बता देती हूँ, इस फॉर्मूले से पूछा जाएगा बोर्ड्स के लिए। ठीक है, कहाँ गया वो फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा लो, ये वाले फॉर्मूले से। तीसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी बोलो वो क्या रहेगी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का डेरिवेशन, बस खत्म। बाकी मैंने जितना भी बताया तुम भूल जाओ। हाँ, चौथी चीज जो तुमको याद रखनी है, अगर तुम थोड़ा सा भी बोर्ड्स के ऊपर वाले हो, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं, तो ये एटलीस्ट इतना तो तुमको याद रखना है यार। कहाँ गई वो क्वांटिटी मैंने लिखवाई थी ना ऊपर, रुको ढूंढने दो। हाँ, ये कि डेल्टा यू का हीट के साथ क्या लेना देना है और डेल्टा H का आपके इसके साथ। एक बार जब तुम इस पूरे वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में प्रॉपर्ली नोट्स बना लोगे
और आखिरी में समराइज करते हुए चीज़ों को लिख लेना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 सारे फॉर्मूलेज एक साथ। सो तुम्हें लगेगा ये तो कितना ईजी और कितना छोटा सा टॉपिक है। एक साथ इतना सारा पढ़ने में हो सकता है मे बी लगे कि अरे यार तो कितना बड़ा है, बट रियलिटी में उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये बातचीत हमने की एंथैल्पी को लेकर। अब ध्यान रखना, हमें अलग अलग प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे इवेपोरेशन, फिजिकल प्रोसेस की बात कर रही हूँ, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, हर प्रकार की फिजिकल प्रोसेस, हर प्रकार की फिजिकल प्रोसेस में इस डेल्टा एच को कैसे डिफाइन किया जाता है वो अब हमको सीखना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ रोकते हैं, कल वो डिफाइन करना सीखेंगे।